गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? अपूर्व, खुशी, शिवम, सायन, शीतल, आयुष, तेजस, शिवार्जुन, गुड मॉर्निंग। सर एकदम क्लियर है वॉइस और वीडियो, अपने स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के डिस्कशन में हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था पूरे के पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस को या अकाउंटिंग को समझने के लिए। हमने 5 शब्दों को डिस्कस किया था, 5 वर्ड्स को डिस्कस किया था। पहला वर्ड था एसेट, दूसरा वर्ड था लाइबिलिटी, तीसरा वर्ड था इक्विटी या कैपिटल, चौथा वर्ड था इनकम, पांचवा वर्ड था एक्सपेंस। हमने बोला एसेट वो रिसोर्सेज है जो एक बिजनेस एंटिटी होल्ड करता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जिन रिसोर्सेज से बिजनेस एंटिटी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर पाएगा वो एंटिटी के लिए रिसोर्सेज एंटिटी के लिए एसेट माने जाते हैं। एसेट का अकाउंटिंग रूल होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट इंक्रीज करे तो आप एसेट अकाउंट को डेबिट करें, अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज करे तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें। दूसरा वर्ड हमने डिस्कस किया था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हमने बोला था लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जिसको सेटल करने के लिए या जिसको खत्म करने के लिए आपको आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज करना पड़ेगा। आपके पास और कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब कोई आज के दिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जिसको सेटल करने के लिए आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा फ्यूचर में, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का अकाउंटिंग रूल था, अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ता है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करे, लायबिलिटी को कम करना हो तो लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करे। तीसरा वर्ड था इक्विटी या कैपिटल। इसके अलग अलग नाम है, ओनर्स फंड, नेट एसेट, नेटवर्थ, अलग अलग नाम है। कैपिटल मतलब होता है जो पैसा बिजनेस बिजनेस इज ड्यू टू दी ओनर, जो हमको ओनर को पेमेंट करना है, जो ओनर के हिस्से का पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या फर्क है? लाइबिलिटी में जो आदमी पैसा दे रहा है वो आदमी अपना पैसा एक टाइम के बाद अपना अमाउंट वापस कंपनी से चाहता है, वापस एंटिटी से चाहता है। बट कैपिटल का पैसा ऐसा पैसा होता है जो एक बार दे दिया तो भूल गया, उसके बाद अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कम मिला तो ठीक, ज्यादा मिला तो ठीक। कैपिटल ओनर या एक इक्विटी होल्डर एक संत आदमी होता है जिसको कोई चाह नहीं रहती। बोला तो मिला तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, नहीं मिला तो कंगाल हो जाएगा। हाउएवर मेरे को कोई कोई ऐसा फिक्स टाइम में पैसा का जरूरत नहीं है। मैंने ये पैसा इसी उद्देश्य से लगाया है कि ये पैसा बिजनेस में रहे, बिजनेस इससे और प्रॉफिट्स कमाए और बिजनेस करे और पैसा जनरेट करे, वेल्थ क्रिएट करे और वो पैसा मेरे को फ्यूचर में मिले। बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, एक अमाउंट ड्यू है टू दी ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ये भी एक लाइबिलिटी है, इसीलिए इसका अकाउंटिंग भी लाइबिलिटी जैसे ही होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर मुझे कैपिटल को डिक्रीज करना है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करेगा मेरा ओनर तो हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कोई प्रॉफिट हम कमाएंगे जो ओनर को देना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर ओनर पैसा विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स करेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर ओनर बिजनेस में कोई लॉस होगा तो ओनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगा। ये तीन डिस्कस करने के बाद हमने बोला अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। पहले एसेट से बाद बाकी सारा लाइबिलिटी चुकाया जाएगा, फिर जो बचा हुआ पैसा है वो ओनर को मिलेगा। तो कैपिटल इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इसको इक्वेशन बनता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, विच इज अवर अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारी बैलेंस शीट में फाइनली हमको दिखाई देता है, फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है, द टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद हम गए इनकम में। इनकम में हमने बोला इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस, जिससे कोई एसेट इंक्रीज करे, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज करे, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हो कैपिटल इंक्रीज करे, बट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कोई इनफ्लो से लाइबिलिटी आता है, ऑब्लिगेशन आपके पास आता है, देन दैट इज नॉट एन इनकम। अगर इनफ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट एन इनकम। अगर अगर आपका इनफ्लो हो रहा है उसके साथ कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है या कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो दे आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम्स।
इनकम का अकाउंटिंग रूल है, अगर इनकम बढ़ेगा तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर इनकम को कम करना है तो इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अगर मैं इनकम रिकॉर्ड करना चाहता हूं, मैं इनकम अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, कोई कारण से इनकम कम करना पड़ेगा तो मैं इनकम अकाउंट को डेबिट करूंगा। एक्सपेंसेस बिल्कुल इसका उल्टा था। एक्सपेंसेस का मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द बिजनेस, जिससे कोई एसेट डिक्रीज हो या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हो कि हमारा बिजनेस का कैपिटल कम होगा, बट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। अगर कोई आप आउटफ्लो करते हो जिससे एसेट इंक्रीज होता है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जिससे लाइबिलिटी आप कम करते हो, लाइबिलिटी रीपे करते हो, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। अगर ड्राइंग्स करते हो, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो एसेट डिक्रीज होना, मतलब इंक्रीज होना, या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज होना, या ड्राइंग्स करना, दी आर नॉट ट्रीटेड एज दीस आउटफ्लोज आर नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस होने के लिए आपका एसेट डिक्रीज होना चाहिए या लाइबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि आपका बिजनेस का कैपिटल कम होगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ड्राइंग उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस का अकाउंटिंग रूल होता है, अगर आपको बिजनेस में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कोई कारण से एक्सपेंस को कम करना है तो एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इतना दूर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इतना दूर हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई कर लिया था। अब आज हम लोग जाएंगे इससे आगे, अकाउंटिंग के और थोड़े रूल सीखेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग का एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अभिषेक का क्वेश्चन है, भैया ऐप में लाइव कैसे होगा? अभिषेक आज ऐप में लाइव नहीं है, ऐप में लाइव मंडे से स्टार्ट करूंगा। कल क्योंकि ऐप में लाइव किया था तो मेरे को दो जगह चैट देखने पड़े थे। मंडे से सारे क्लासेस ऐप में लाइव होंगे। ऐप में आप इनरोलमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा, कोर्स के अंदर जब जाओगे तो लाइव ऑप्शन दिखाई देगा, वो लाइव में क्लिक करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाओगे। आज ऐप में कोई लाइव नहीं है, आज जो है वो हम लोग यहां पर कर रहे हैं क्योंकि मेरे को दो जगह चैट देखना पड़ता है, इसीलिए आज कोई लाइव नहीं है। कल हमने एक बार टेस्ट कर लिया था। मंडे से अब हमारा क्लास 100% लाइव होगा ऐप पर। हम लोग यूट्यूब पर क्लासेस नहीं करेंगे, विल डू लाइव ऑन ऐप। डन है बात? अब यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम चलते हैं आगे। ये जो डिस्कशन हमने किया ना, ये जो अकाउंटिंग का तरीका हमने डिस्कस किया, एसेट इंक्रीज किया डेबिट, एसेट डिक्रीज किया क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज किया क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज किया डेबिट, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ये अप्रोच को यूएसए अप्रोच भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का अप्रोच भी बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अकाउंटिंग अप्रोच चालू किया था, इसको यूएस अप्रोच भी बोला जाता है। इस मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग को करने का एक दूसरा अप्रोच भी है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, पॉइंट नंबर 5, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पुराना रूल है, सबसे पुराना रूल है। अराउंड 1400 जब 15th सेंचुरी चल रहा था, 1416 17 या 1400 में किसी साल में ये गोल्डन रूल लाया गया था अकाउंटेंसी के लिए, जहां पर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके अकाउंटिंग करना चालू किया गया था। ये रूल लाया था एक पर्सन जिनका नाम था ल्यूकस पेसियोली। ल्यूकस पेसियोली, ये नाम सिर्फ याद रखे, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, अदरवाइज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पुराना रूल माना जाता है, डबल एंट्री सिस्टम का सबसे ओल्ड रूल माना जाता है। इस रूल को फॉलो करके भी आप अकाउंटिंग कर सकते हो, इस रूल को फॉलो करके भी आप जर्नल लेजर्स बना सकते हो। हाउएवर, हम लोग ये रूल सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, बट कभी भी हम लोग यूज नहीं करेंगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, वी विल ऑलवेज यूज दिस अप्रोच, डेबिट क्रेडिट अप्रोच, इंक्रीज डिक्रीज वाला अप्रोच। वी विल नेवर फॉलो गोल्डन रूल का अप्रोच, क्योंकि गोल्डन रूल के अप्रोच में ना बहुत सारा चीज सोचना पड़ता है, उसके बाद जाके पता चलता है मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। मेरा जो मॉडर्न अप्रोच है वो काफी सिंपल है, वो सिर्फ बोलता है ये देख, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। अगर इंक्रीज किया है तो रूल है, अगर डिक्रीज किया है तो रूल है, उसको अप्लाई करते हैं। तो जो मेरा मॉडर्न अप्रोच है ना, मॉडर्न अप्रोच वो बहुत सिंपलिस्टिक अकाउंटिंग सिस्टम है, सिंपलिस्टिक अकाउंटिंग सिस्टम है। ये गोल्डन रूल थोड़ा सा टेक्निकल अकाउंटिंग सिस्टम है एज कंपेयर टू द मॉडर्न अप्रोच। इसीलिए जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, वी विल ऑलवेज फॉलो मॉडर्न अप्रोच, वी विल नेवर फॉलो गोल्डन रूल। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता हुआ सबसे पुराना अकाउंटिंग रूल। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में बोला गया, आप मेरे साथ लिख सकते हो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में बोला गया आपको जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स है, जितने भी आपके अकाउंट्स है जो जो ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं, उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना होगा, उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना होगा
इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। आप जो भी ट्रांजैक्शन से अकाउंट इफेक्ट हो रहा है उन अकाउंट को आप क्लासिफाई कीजिए इनटू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। एक हो गया रियल अकाउंट, एक हो गया पर्सनल अकाउंट, एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो हर ट्रांजैक्शन किसी ना किसी अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। जिन जिन अकाउंट को वो इफेक्ट कर रहा है सबसे पहले आप उनको क्लासिफाई करो, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। फिर रियल अकाउंट के लिए रूल बताया गया, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल बताया गया, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल बताया गया। वो रूल को फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर लो, वो रूल को फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर लो। मैंने सबसे पहले पूछा भैया मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। उन्होंने कहा रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स which represents assets, those accounts which represents assets on which entity has exclusive control, assets on which entity has exclusive control। जैसे रियल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, आपका लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, intangible assets, कैश एट बैंक, ये सारे के सारे रियल अकाउंट माने जाते हैं। ये वो एसेट्स है जिन एसेट्स पर एंटिटी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। बोला अगर कोई लेजर अकाउंट किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है, उस एसेट को जिस पर आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है उसको हम लोग रियल अकाउंट बोल के क्लासिफाई करेंगे। जैसे लैंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक मतलब परचेजेस अकाउंट, इनटेंजिबल एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, ये सारे के सारे जो लेजर अकाउंट्स है इनको क्लासिफाई किया जाएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये वो एसेट्स है जिन पर हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। पर्सनल अकाउंट में those accounts which deals with a person or an entity, with whom या from या to whom entity owes money, from whom entity owes money या to whom entity owes money। ये डील करता है विद द अकाउंट ऑफ पर्सन और एंटिटी, जिससे एंटिटी को पैसा पाना है या एंटिटी को पैसा देना है, पैसा पाना है या पैसा देना है। जैसे ओनर का कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन जिसको हमको पैसा देना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ अ पर्सन जिसने मेरे से पैसा लिया है, जो मेरे को उससे लेना है या उसके कैपिटल से डिडक्ट करना है। डेटर्स अकाउंट ये वो लेजर अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन एंटिटी जिनसे मेरे को पैसा लेना है। क्रेडिटर्स अकाउंट ये वो लेजर अकाउंट्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन जिनको मेरे को पैसा देना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट, लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सेट्रा। ये वो सारे लेजर अकाउंट्स है जिसके पीछे कोई पर्सन या एंटिटी खड़ा है जिससे मेरे को पैसा लेना है या पैसा देना है, पैसा लेना है या पैसा देना है। अगर आप ये सारे लेजर अकाउंट देखोगे, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, लोन, ये सारे वो लेजर अकाउंट है जिनके पीछे कोई पर्सन या एंटिटी है जिनसे मेरे को पैसा लेना है या पैसा देना है। इनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ अ पर्सन और एंटिटी जिनसे पैसा लेन देन करना है या पैसा लेना देना है। पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 भागों में बांटा गया, विच आर वेरी सिंपल। फर्दर 3 भागों में बांटा गया, 3 टाइप्स। एक माना गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब एक नेचुरल पर्सन है, जैसे राम, श्याम, अविनाश, अभिषेक, शिवम, अपूर्व, सान्या, तेजस। अगर मान ले मैंने गुड्स बेचा शिवम को, तो मेरे बुक्स में एक शिवम अकाउंट आएगा। ये शिवम अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इसके पीछे एक नेचुरल पर्सन खड़ा है, कौन? शिवम। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट
उन पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं जहां पे कोई नेचुरल पर्सन नहीं खड़ा है, कोई लीगल एंटिटी खड़ा है, कोई बिजनेस एंटिटी खड़ा है। मैंने गुड्स बेचा एक्स प्राइवेट लिमिटेड को, मैंने गुड्स सेल किया रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, मैंने गुड्स परचेज किया से फॉर एग्जांपल आईटीसी लिमिटेड से, या आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, दे आर एंटिटीज जिनके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जिनसे मेरे को पैसा लेन देन करना है। इनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, विच डिनोट्स अ लीगल एंटिटी, विच डिनोट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम बोलते हैं उन पर्सनल अकाउंट को जो एक बार में बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अब इस आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट के में मेरे 10 इंप्लॉइज है, 10 इंप्लॉय का आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने डाला है। मेरे यहाँ सीमा है, मेरे यहाँ हेमंत है, मेरे यहाँ से फॉर एग्जांपल नेहा है, मेरे यहाँ नरगिस है, मेरे यहाँ XYZ लोग हैं। ये सारे के सारे लोग का जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग होता है, जो सैलरी बाकी है, वो मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के एक अकाउंट बना दिया। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज डिनोटिंग वेरियस पर्संस टुगेदर, इज डिनोटिंग वेरियस, रिप्रेजेंटिंग वेरियस पर्संस टुगेदर। अगर कोई एक पर्सनल अकाउंट ऐसा है जो बहुत सारे पर्संस को एक साथ डिनोट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, हो सकता है आपने 3-4 प्रॉपर्टी रेंट पे रखी हो और तीनों चारों में आप प्रीपेड रेंट कर रहे हो, तो वो सारा का सारा आप प्रीपेड रेंट बोल के ही रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर एक लेजर अकाउंट में एक से ज्यादा पर्सन डिनोट हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिक पता होना चाहिए, याद नहीं करना है, बेसिक पता होना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट में वो सारे लेजर अकाउंट आ जाएंगे, वो सारे लेजर अकाउंट आ जाएंगे जिनसे मेरे को कोई पैसा पाना है या जिनको मेरे को कोई पैसा देना है। नॉमिनल अकाउंट, those accounts which are either income, expenses, gains, losses. Gains is a part of income, losses are a part of expense, सेम टाइप की चीजें हैं। हम लोग बात करेंगे, इस पे अलग से आएगा हमारा, जब हम लोग इनकम, एक्सपेंसेस, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो आएगा गेन लॉस क्या होता है वगैरह वगैरह, हम लोग बात करेंगे। इनकम एंड गेन्स आर सेम, एक बार के लिए ये समझो, एक्सपेंसेस और लॉसेस आर सेम, एक बार के लिए ये समझो। तो जो लेजर अकाउंट डील करता है विद इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस, उनको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट, इनको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इनको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले मेरे को गोल्डन रूल बोला, जितने सारे लेजर अकाउंट्स हैं उन लेजर अकाउंट्स को आप इन 3 पार्ट में क्लासिफाई कीजिए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट वो अकाउंट हो गए जो डील करते हैं किसी एसेट के साथ जिन पर हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट हो गए जो डील करते हैं विद अ पर्सन ऑफ और एंटिटी जिससे मेरे को पैसा लेना है या पैसा देना है। नॉमिनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं वो लेजर अकाउंट्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। जब आपने ये पता कर लिया वो अकाउंट रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, फिर आपको क्या करना है, आपको रूल अप्लाई करना है। आपको अकाउंटिंग रूल दिया गया, रूल रियल अकाउंट में रूल दिया गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई एसेट आपके पास आ रहा है तो उसको डेबिट किया जाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का क्या हो गया, अकाउंटिंग रूल। कोई भी एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है आप उसको डेबिट कीजिए, कोई एसेट आपके बिजनेस से जा रहा है आप उसको क्रेडिट कीजिए। पर्सनल अकाउंट में रूल दिया गया, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, अगर आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो, सामने वाला रिसीवर है तो उसको डेबिट कीजिए। क्रेडिट द गिवर, अगर कोई आपको बेनिफिट दे रहा है, ही इज द गिवर ऑफ बेनिफिट टू यू, तो उसको क्रेडिट कीजिए। तो हम लोग डेटर्स जिससे पैसा लेना है, जिसको हम लोग गुड्स दे रहे हैं, हु इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, उसको करते हैं डेबिट। और जो क्रेडिटर है जिसने हमें माल दिया है उसको हम करते हैं क्रेडिट। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर बिकम्स द रिसीवर, क्रेडिटर को करते हैं डेबिट। जब हमको डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर इज द गिवर, डेटर को करते हैं क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल दिया गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट कीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये गोल्डन रूल बनाया था लुकस पेसियोली ने 1400 में, 15th सेंचुरी में बनाया था ये सारा गोल्डन रूल। सर 1400 समथिंग मतलब तो 14th सेंचुरी हुआ ना, ना मुन्ना वो 15th सेंचुरी होता है। जैसे अभी 2000 समथिंग चल रहा है तो इसको 21st सेंचुरी बोलते हैं। ये 21st सेंचुरी है, इसका कंप्लीशन होगा जब 2100 वाला साल आएगा, फिर 2101 हो जाएगा 22nd सेंचुरी। तो ये 15th सेंचुरी में लुकस पेसियोली ने ये रूल निकाला था। बोला था कोई भी लेजर अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन से, आप उनको 3 पार्ट में बांटिए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और उसके बाद ये रूल अप्लाई कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये देखने में जितना सिंपल लगता है, यूज करते समय उतनी ही बच्चे को तकलीफ होती है। इसीलिए हम लोग जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, वी वोंट यूज दीज रूल्स, हम लोग ये सब रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जब भी करेंगे, हम अपना सिंपल रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट क्रेडिट वाला। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हुआ क्रेडिट, इनकम डिक्रीज हुआ डेबिट। वो सबसे सिंपलेस्ट रूल है। ये रूल सिर्फ आपको एक बार पढ़ने के लिए, सो दैट एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आंसर कर सको। पहले सारे बच्चे बताओ गोल्डन रूल क्या होता है, ये बात समझ में आया? अभी मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया, आई विल गिव एग्जाम्पल्स। पहले मैंने समझाया गोल्डन रूल क्या होता है। भैया पहले वाला ही ठीक है, मैंने भी तो वही बोला शिवम, पहले वाला ही ठीक है हमारा। हम लोग गोल्डन रूल को अकाउंटिंग में फॉलो नहीं करेंगे, हमारा पहले वाला ही ठीक है। ये सब आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखा है, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। अब इनको एक एक करके बैठ के समझाना नहीं है, इनको अब समझना है एग्जाम्पल से। जितना एग्जाम्पल से समझेंगे उतना लॉन्ग टर्म रिटेन रहेगा। तो एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गई, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलूं आगे? चलिए आगे सर, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में ना आप मेरे साथ ये टेबल बनाओगे, टेबल एग्जाम्पल गोल्डन रूल का। सबसे पहले आएगा ट्रांजैक्शन, फिर आएगा कौन कौन सा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद आएगा नेचर ऑफ दोज अकाउंट्स, फिर आएगा डेबिट और क्रेडिट। ये चार कॉलम आप बनाएंगे मेरे साथ, और इस एग्जाम्पल को हम लोग गोल्डन रूल से करेंगे। बस फर्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है गोल्डन रूल से, आपको बार बार गोल्डन रूल अप्लाई नहीं करना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, सो दैट आपको एक बार गोल्डन रूल समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कोई आपसे पूछे तो आप बोलो नहीं नहीं हमने तो कभी किया ही नहीं गोल्डन रूल। एक बेसिक बात समझ में आ जाए, बस उसके लिए मैं ये आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं। ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स अफेक्टेड, नेचर ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट। क्योंकि अभी गोल्डन रूल है तो नेचर में आप रियल, नॉमिनल, पर्सनल लिखेंगे। रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच कराता तो वहीं पे मैं आपको लिखाता एसेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये बताइए, कैपिटल है क्या है वो बताइए। अभी नेचर ऑफ अकाउंट में रियल, नॉमिनल, पर्सनल हम डिस्कस करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ₹10,000 बाई ओनर इन बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए कैश इंट्रोड्यूस किया। ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपया कैश इंट्रोड्यूस किया। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे बताओ। अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड? वेरी गुड सायन, वेरी गुड।
कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। ये दो लेजर अकाउंट्स इफेक्ट होंगे जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा। वेरी गुड अपूर्व, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड शिवर्जुन, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। अब कैश अकाउंट का नेचर बताओ। सर कैश एक एसेट है जिस पर मेरा एक्सक्लूसिव राइट है, वो मेरा है, बिजनेस का है। रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल डिनोट करता है सर एक पर्सन को, ओनर को डिनोट करता है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट। बताइए इस ट्रांजैक्शन से कैश क्या हो रहा है? कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। इस ट्रांजैक्शन से कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। सर बिजनेस में तो कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और यहां पे जो मेरा ओनर है, ओनर वो गिवर है कि रिसीवर है? ही इज द रिसीवर और ही इज द गिवर। सर यहां पे ओनर इज गिविंग मनी टू द बिजनेस, ही इज द गिवर। अगर ही इज द गिवर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी को हम लोग जर्नल एंट्री के रूप में लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जर्नल एंट्री करना है। वो जर्नल एंट्री हम लोग इसी तरीके से मेंशन लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कौन कौन से लेजर अकाउंट इफेक्ट हुए समझा, उनका नेचर क्या है वो एनालाइज किया, उसके बाद अकाउंटिंग रूल लगा के अकाउंटिंग कर लिया, बात खत्म हो गया। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आपको लाइन टानने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से लिखने के लिए लाइन टानता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 या रुपीज 8,000। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000। क्या क्या अकाउंट इफेक्ट होगा बताइए, क्या क्या लेजर अकाउंट इफेक्ट होगा? वेरी गुड सर, परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। अब बताइए परचेज अकाउंट का नेचर क्या, कैश अकाउंट का नेचर क्या? परचेज इज स्टॉक, स्टॉक। परचेज का नेचर क्या, कैश का नेचर क्या? सर परचेज इज रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। परचेज रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। दोनों सर एसेट है जिन पर मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। स्टॉक भी एसेट, मेरा एक्सक्लूसिव राइट, कैश भी एसेट जिस पर मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। मेरे को बताओ इस ट्रांजैक्शन से स्टॉक क्या हो रहा है? स्टॉक कम्स इन और स्टॉक गोज आउट। सर जब हमने परचेज किया तो स्टॉक्स कम्स इन, स्टॉक कम्स इन तो परचेज अकाउंट डेबिट, स्टॉक कम्स इन तो परचेज अकाउंट डेबिट। एंड सर कैश गोज आउट, कैश हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट गोज आउट, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बोलिए समझ में आ रहा है बेसिक बेसिक बात? नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट रुपीज 6,000। हमने गुड्स सेल किया मिस्टर राम को ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किया टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किया टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। बोलिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सर दो लेजर अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक राम अकाउंट जिसको माल बेचा, जिससे पैसा लेना है, एक सेल्स अकाउंट जो मेरी इनकम है। राम अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, ये हो गए दो लेजर अकाउंट। अब बताओ राम अकाउंट का नेचर क्या है?
राम अकाउंट का नेचर क्या है सर? राम एक पर्सन है, पर्सन जिससे पैसा लेना है, पर्सनल अकाउंट। सेल्स हमारा इनकम है, इनकम, रेवेन्यू है, रेवेन्यू, इनकम, इनकम का कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। अब मेरे को बताओ यहां पर इस क्वेश्चन में, इज द राम गिवर और रिसीवर? हम लोग राम को गुड्स दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, राम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट को डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट को डेबिट कर दो। सेल्स हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, राम अकाउंट को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, राम अकाउंट को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। बोलो इतनी दूर तक बात समझ में आई सबको? अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई तो मैं आगे सिर्फ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, आप लोगों को टाइम दूंगा, हर ट्रांजैक्शन का 1 मिनट आपको करना है। पहले आप 5-6 ट्रांजैक्शन मेरे साथ लिख लो, फिर आप ये एनालाइज करके मेरे को बताना आपसे हुआ या नहीं। अगर अभी तक की बात समझ में आ गई तो मैं और डिस्कशन नहीं करके आपको थोड़ा सा मौका देता हूं। अगर आप बोलोगे नहीं सर बात नहीं समझ में, थोड़ा और डिस्कस करो, तो मैं थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा। बट मेरे को लगता है ये सारा सिंपल है, थोड़ा सा वेट करके काम करोगे हो जाएगा, ठीक। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पहले आपने ट्रांजैक्शंस लिख लेना, फिर मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा। नंबर 4, मशीनरी परचेस्ड ₹10,000। नंबर 5, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,800 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। राम ऊपर है नंबर 3 में, देख लेना। नंबर 6, नंबर 6, सैलरी पेड ₹2,000। नंबर 7, नंबर 7, interest received, interest received on loan given, interest received on loan given ₹1,000। Number 8, sold machinery for rupees, sold machinery for rupees, उसको छोड़ दे, 6,000। वैल्यू भी उसका, बुक वैल्यू भी 6,000 एक बार के लिए। मेरे बुक्स में वो मशीन 6,000 का है और मैंने 6,000 में बेच दिया। ये 5 ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिए हैं, आप ट्राई करेंगे। ये 5 ट्रांजैक्शन आप ट्राई करेंगे, 5 मिनट का समय आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। प्लीज ट्राई।
डन हो गया सर, डन। तो आइए डिस्कस करें। मशीनरी परचेस्ड, अगर मैंने मशीनरी परचेज किया है तो लेजर अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक मशीनरी का अकाउंट इफेक्ट होगा, एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। मशीनरी रियल अकाउंट है, एक एसेट है जिस पर मेरा एक्सक्लूसिव राइट रहेगा। कैश रियल अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में मशीनरी आ रही है, मशीनरी कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन। एंड कैश हम दे रहे हैं, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 5800 इन फुल सेटलमेंट, राम से पाना था 6000, तो एक राम अकाउंट इफेक्ट होगा, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। राम अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, एक पर्सन जिससे मेरे को पैसा पाना है। डिस्काउंट अलाउड हो गया नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट हो गया रियल अकाउंट। अगर मैं राम के बारे में बात करूं, इस एग्जांपल में राम इज द गिवर, राम पैसा दे रहा है, राम इज पेइंग मनी, वी हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम राम, तो राम इज द गिवर। अगर गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे पूरे 6000 से, उसका 6000 का हिसाब था, वो 6000 का हिसाब सलटा रहा है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ये एक एक्सपेंस है। और कैश आ रहा है बिजनेस में, राम इज पेइंग कैश, तो हमको कैश रिसीव हो रहा है, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट क्रेडिट। सैलरी पेड, एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश रियल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। हमने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सैलरी एक एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, हमने लोन पर इंटरेस्ट रिसीव किया, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इफेक्ट हुआ। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमने कैश रिसीव किया, रिसीव तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में इनकम शैल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करूंगा। सोल्ड मशीनरी फॉर 6000, 6000 का मशीन 6000 में बेचा, कैश आया होगा 6000 और एक मशीनरी गया 6000 रुपए का। कैश रियल अकाउंट है, मशीनरी भी रियल अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। एंड मशीन जा रहा है, मैं मशीन बेच रहा हूं, मशीन गोज आउट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कैश कम्स इन, मशीन गोज आउट। बताइए क्या ये एग्जाम्पल सारे आपने एकदम सही किए थे? क्या ये सारे एग्जाम्पल्स आपने सही किए थे? वैसे आपको इन सारे ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री ऑलरेडी याद है, मैं ये सब सिखा रहा हूं, बट आपको पहले से जर्नल एंट्री पता है क्या होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपने 11 12 फाउंडेशन में बहुत सारे कर रखे हैं। बट अभी मेरा मेन मुद्दा है आपको ये सिखाना, हाउ टू आइडेंटिफाई एन अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल, रियल या पर्सनल अकाउंट। आई होप golden rule is now clear to all of you. Golden rule is now clear to all of you. एक बार चेक कर लो गोल्डन रूल, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। और नहीं है तो बोलो क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ये सब फाउंडेशन पे भी पढ़ाया था, इंटर में भी इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में दे रखा है, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बट मैं यही बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्लीज आप ये यूज ना करें।
पॉइंट नंबर 7, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, लोन, हमने लोन दिया था किसी को, उससे इंटरेस्ट आया है। अब इंटरेस्ट आया है तो इससे क्या क्या अकाउंट इफेक्ट होगा, एक कैश रिसीव हुआ और एक इंटरेस्ट का इनकम। कैश इज अ रियल अकाउंट। जब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो बिजनेस में कैश आया, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम, इनकम्स आर क्रेडिट, तो मैंने इनकम्स को क्रेडिट कर दिया, तो मैंने जर्नल एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ठीक है ईशिका, आगे चलूं मैं? चलिए सर आगे चलिए। अब इतना चीज डिस्कशन करने के बाद मैंने अकाउंट्स का एक बेसिक आइडिया खड़ा कर दिया, जो आपने क्लास 11, 12 और फाउंडेशन में ऑलरेडी सीख लिया था, बट एक बार रिवाइज कर लिया तो हमारा एक बेसिक आइडिया खड़ा हो गया। अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जंप करेंगे और हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अपना पहला डिस्कशन चालू करेंगे, विच इज जर्नल, विच इज जर्नल। तो ये मेरा पॉइंट 5 था ना, पॉइंट 6 जर्नल। ये बेसिक वाला जो चैप्टर है ना, ऑलवेज रिमेंबर, ये अभी क्लास के साथ साथ पढ़ लीजिए, कभी भी इसको घुमा के वापस रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में 2 महीने बाद वापस बेसिक्स से रिवाइज करना चालू कर रहे हैं, चल एक बार बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। अबे बेसिक्स तो अभी ऑलरेडी हम रिवाइज ही कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी 11, 12 फाउंडेशन 3 बार पढ़ लिया, अब रिवीजन ही कर रहे हैं। बेसिक्स नेवर रिवाइज। आप चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, बेसिक्स कभी कॉपी खोल के रिवाइज मत कीजिए, इसके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जहां क्वेश्चन दिख जाए वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका बेसिक्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना बेसिक समझने के बाद क्या होता है ट्रांजैक्शन, क्या होता है अकाउंट, अकाउंट का डेबिट क्रेडिट हम कैसे सोचते हैं, उतना समझने के बाद अब हम लोग जर्नल में जा सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। जर्नल अकाउंटिंग प्रोसेस का आपको अभी लिखना नहीं है, हाँ सुनना है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बात लास्ट में नोट करना चाहो तो कर लेना। जर्नल अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग स्टेप, जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि ट्रांजैक्शन यहां पहली बार रिकॉर्ड होता है, इसीलिए हम लोग इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। क्योंकि यहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड होगा आफ्टर इट्स इनिशिएशन, जब वो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन अगर कहीं लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा जर्नल में। जर्नल में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं ना, हम वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं यूजिंग अ जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल में कभी भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है? जर्नल एंट्री कुछ ऐसे लिखी जाती है, से फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रांजैक्शन का जर्नल करना चाहता हूं, लास्ट वाले ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करना चाहता हूं। जर्नल एंट्री को लिखने का तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है डेट कॉलम, किस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे को डेट कॉलम में डेट लिखना पड़ता है। हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शन हमेशा क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है वैसे टाइम बाय टाइम हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। फिर आता है पर्टिकुलर्स कॉलम, जहां पर हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं। जर्नल एंट्री को हम ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, थोड़ा जगह छोड़ के टू मशीनरी अकाउंट। क्रेडिट साइड में वापस क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेबिट साइड में डेबिट मेंशन कर दिया, तो अपने आप जो दूसरा साइड है वो क्रेडिट साइड है। एवरी डेबिट हैज इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एक कॉलम बनता है लेजर फोलियो कॉलम, ये लेजर फोलियो कॉलम बनता है ताकि हम लेजर को जर्नल से क्रॉस रेफरेंस कर सके। इसको हम लोग जब लेजर सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पे हम लोग वो लेजर का नंबर देते हैं जहां पे इस ट्रांजैक्शन का आगे पोस्टिंग होगा, सो दैट आप फटाफट जाके उस लेजर में चेक कर सको इसका एंट्री हमने कहां किया है। फिर दो अमाउंट कॉलम होते हैं, अमाउंट कॉलम, एक डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम, एक क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। डेबिट वाले का अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट वाले अकाउंट का कॉलम हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। हम जर्नल एंट्री पास कुछ ऐसा करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है।
ये जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका, इसको हम लोग जर्नल एंट्री को लिखने का तरीका बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन, जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन। कभी भी आप जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन। इसके साथ साथ जब भी हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री के साथ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ट्रांजैक्शन का। दिस इज मैंडेटरी। एग्जाम में भी कभी जर्नल एंट्री पास करोगे, ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर 6,000, बीइंग मशीनरी सोल्ड। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखने से क्या होता है, जो लोग ये जर्नल एंट्री पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग ये नरेशन शॉर्ट में लिखते हैं। ये नरेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, इसके बिना जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। जब भी आप एग्जाम में जर्नल एंट्री लिखेंगे, आपको हमेशा ये नरेशन के साथ वो जर्नल एंट्री लिखना होगा। तो जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। हम लोग सबसे पहले डेट कॉलम में लिखते हैं किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखते हैं जर्नल एंट्री, जो ट्रांजैक्शन अकाउंट इफेक्ट हुआ वो जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेजर फोलियो कॉलम में कैश अकाउंट का और मशीनरी अकाउंट का लेजर में जो पेज नंबर है या लेजर में जो अकाउंट नंबर है वो देते हैं, सो दैट हम लोग क्रॉस रेफरेंस कर सके जर्नल और लेजर को। अगर किसी को इस ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग देखना है तो लेजर फोलियो का पेज नंबर 1 खोलो, कैश मिल जाएगा। लेजर फोलियो का पेज नंबर 2 खोलो, मशीनरी अकाउंट मिल जाएगा। वो नंबर हम यहां दे देते हैं ताकि फटाफट आप जाके चेक कर सको। और फिर होता है अमाउंट कॉलम, डेबिट क्रेडिट, जहां पे हम वो अमाउंट लिख देते हैं 6,000 6,000। इसके साथ हम लोग एक नरेशन लिखते हैं, सो दैट हम लोग ट्रांजैक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सके सामने वाले को क्या हुआ है। इसके लिए हम एक छोटा सा नरेशन रिकॉर्ड करते हैं। ये पूरा का पूरा एक जर्नल एंट्री, ये पूरा का पूरा एक जर्नल एंट्री हुआ। अगर मैं जर्नल एंट्री करना चाहूं, से फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर 5 का, राम वाला ट्रांजैक्शन का नंबर 5 का, तो मैं जर्नल एंट्री लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आपने डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो आइडेंटिफाई कर लिया, अब बस लिखना सीखो। कैश अकाउंट में आएगा 5,800, हम लोगों को 5,800 मिला। डिस्काउंट हमने दिया 200, राम ने 6,000 का हिसाब अपना कंप्लीट कर दिया। 5,800 मिला, 200 का डिस्काउंट दिया, 6,000 का हिसाब कंप्लीट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम in full settlement, being cash received from Ram in full settlement। ये राम का हिसाब हमारा कंप्लीट हो गया। ये जर्नल एंट्री इस तरीके से लिखी जाती है। मेरे को लगता नहीं है क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता हाउ टू राइट अ जर्नल एंट्री। तो मैं सिर्फ एक बार बोल रहा हूं सो दैट आपको ये चीजें वापस याद आ जाए। हम लोग जब करें तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो, सर ये फॉर्मेट कैसे आया, सर ये नरेशन लिखना है कि नहीं लिखना है। हमेशा लिखना है दीज आर पार्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। इस जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं, इस जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं सिंपल जर्नल, सिंपल जर्नल। इस जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल, कंपाउंड जर्नल। जर्नल एंट्री दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल जर्नल, एक होता है कंपाउंड जर्नल। जब किसी ट्रांजैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। एक ट्रांजैक्शन था, हमने रिकॉर्ड किया, एक डेबिट किया, एक क्रेडिट किया, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पे एक्चुअल में दो ट्रांजैक्शन हम एक साथ मर्ज करके लिख रहे हैं। दो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन था कैश रिसीव हुआ राम से 5,800, एक ट्रांजैक्शन था उसको डिस्काउंट अलाउ किया 200 रुपया। तो एक ट्रांजैक्शन हो गया कैश रिसीव करना 5,800, एक ट्रांजैक्शन था डिस्काउंट अलाउ करना। जब मैंने दोनों ट्रांजैक्शन को कंबाइन करके एक एंट्री में लिख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री, एक होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब आप 2, 3, 4 ट्रांजैक्शन मिला के एक एंट्री में रिकॉर्ड करो, दैट इज नोन एज कंपाउंड। जब आप सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करो, दैट इज नोन एज सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री।
कंपाउंड जर्नल एंट्री बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं करना, क्योंकि कंपाउंड जर्नल एंट्री में टाइम बचता है, सारे ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड हो जाते हैं, एक ही नरेशन में काम हो जाता है। बट कंपाउंड जर्नल एंट्री करने के कुछ रूल्स है जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को कंबाइन तभी कर सकते हो, अगर वो सेम डेट या सेम टाइम पर हुआ हो। अगर मेरे को पैसा मिला आज, डिस्काउंट मैंने 4 दिन बाद दिया है, तो मैं उसको कंपाउंड नहीं करूंगा, पैसा आज रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट 4 दिन बाद रिकॉर्ड करूंगा। हमेशा वही ट्रांजैक्शन कंबाइन करें जो क्रोनोलॉजिकली सेम टाइम पे हुए हैं, तभी आप उनको कंबाइन करके एंट्री पास कर सकते हैं। नंबर बी, द ट्रांजैक्शन मस्ट बी इंटर रिलेटेड। ये ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड होने चाहिए। जैसे डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन और कैश रिसीव का ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड है। वो अपने 6000 का हिसाब सल्टा रहा है, 5800 देगा, 200 बोला डिस्काउंट दे दीजिए। ये दोनों इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये दोनों कंबाइंड ट्रांजैक्शन है, इन्हीं को कंबाइन कीजिए। अब मान लीजिए मैंने राम से पैसा रिसीव किया 5800, शाम को डिस्काउंट दिया 200 रुपया, शाम को डिस्काउंट दिया 200 रुपया। अगर हम लोग राम से पैसा रिसीव कर रहे हैं, शाम को डिस्काउंट दे रहे हैं, ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है जिनका कोई इंटर रिलेशन नहीं है। आप इन दोनों को हमेशा अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, आप इनको कभी भी साथ में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेम टाइम पर होना चाहिए और ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम उस एंट्री को कंबाइन करेंगे, नहीं तो हम कभी एंट्री को कंबाइन नहीं करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन का कंबाइंड एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑलवेज रॉन्ग। भले ही आप एंट्री सही करो, बट दैट इज रॉन्ग। हमेशा सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को कंबाइन नहीं करना, कंबाइन करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस को कभी कंबाइन नहीं करना चाहिए। ये बेसिक आइडिया जर्नल क्या होता है। जर्नल में हम लोग अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, नरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या होता है। तो जर्नल हमको हेल्प करता है ट्रांजैक्शंस को पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर यहां से ट्रांजैक्शंस को हम आगे अकाउंट वाइज क्लासिफाई करते हैं जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। आई होप जर्नल क्या होता है ये सारे बच्चों को क्लियर है। आपको बस इतनी बेसिक आइडिया रखनी है, आपको इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका जर्नल। इशिका सर, हम लोग इंटर का मेन चैप्टर कब से स्टार्ट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन इशिका, मेरे को भी नहीं पता। कम से कम सवा महीना 1.5 महीना हम लोगों को लगेगा पहले फाउंडेशन का डिस्कशन में। मैं पहले जब आपको पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन मेरे को पढ़ाना है, इसके बाद मैं फाइनल अकाउंट्स में जा पाऊंगा। फाइनल अकाउंट से आप सोच सकते हो आपका इंटर का पढ़ाई चालू हो गया, क्योंकि फाउंडेशन में आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, हम लोग क्लास में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, अगर पढ़ा होगा तो वेरी गुड, नहीं तो फाइनल अकाउंट से आप सोच लीजिएगा आपका इंटर का डिस्कशन चालू हो गया। तब तक आपको फाउंडेशन वाला पढ़ाई करना होगा। सर बहुत इजी है सर, हमको पहले से आता है। मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे, मेरे को तो सारे बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। मैं भी मानता हूं ये सारी चीजें बच्चे वीडियो में कर सकते हैं, बट मैं जब वीडियो देता हूं ना तो बच्चे बोलते हैं सर ये वीडियो तो बहुत पुराना रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ाने देते नहीं है, इतना ईजी है। तो अगर पुराना वीडियो है देन इन दैट केस आपको वो सोचना चाहिए कि पुराना है तो क्या हुआ, बेसिक्स ही तो है। कोई तो बेसिक्स पढ़ाते ही नहीं है। हम लोग पढ़ाते हैं तब बच्चे को ऐसा लगता है कि यार पुराना वीडियो दे दिया। इसीलिए भैया मैं धीरे 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 चलूंगा। हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है मेरे को ये सब आता है, मैं राइट अवे इंटर का फटाफट टॉपिक स्टार्ट करके सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूं, आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे। कल ही एक बच्चे का आया, मैंने उस बच्चे को बोला ठीक है, बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप उसकी फीस रिफंड कर दीजिए। क्या बच्चा बोल रहा है सर बेसिक्स वीडियो कर रही हूं, पुराने तरीके से पढ़ाया गया। अरे पुराना तरीका क्या होता है, बेसिक्स बेसिक्स होता है। आप अगर बेसिक्स में रहे कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आगे का सब्जेक्ट कैसा होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। बेसिक्स बार बार थोड़ी रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिक्स को अगर बार बार रिकॉर्ड करना पड़ जाए तो मतलब बच्चे क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। मैं समझा नहीं पाता हूं, कभी कभी समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस बच्चे के मन में वो रह जाता है कि यार सर मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं वो टीचर बिल्कुल नहीं बनना चाहता जिसके बारे में बच्चा ये सोचे कि सर बेवकूफ बना रहे हैं। बिकॉज आई थिंक टीचर इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब एंड वेरी रेस्पेक्ट ओरिएंटेड जॉब। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि भैया मेरे से पढ़ के आप पास नहीं हो पाओगे, देन इट्स आई एम नॉट अ गुड टीचर, मेरे को उस बच्चे को फिर मैं नहीं पढ़ा सकूंगा।
तो अभी के लिए यार इशिका हम लोग ऐसे ही चलेंगे, हम लोग एक एक चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप मान के चलो इसको। मैं यही सेम चीज फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन में और डेप्थ में पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे आप नए नए बच्चे रहते हो। इंटर में हम लोग मेन मेन चीजों को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैं वापस इंटर में पढ़ा रहा हूं, वापस फाइनल में भी थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ती है, सो दैट मैं आपको याद दिला सकूं आपने क्या पढ़ रखा है। ये सब करने से क्या होता है, आप कनेक्ट कर पाते हो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। बस इसके लिए ये जरूरी है, और कोई रीजन नहीं है बेसिक्स को पढ़ाने का। एग्जाम वाइज अगर बेसिक्स के क्वेश्चन आए तो बच्चे को खुद ही से कर लेने चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब वो बच्चा इंटरमीडिएट में गलती से आया है। फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ने इतना इजी कर रखा है कि बच्चा वो इंटरमीडिएट में गलती से आ गया। अगर वो बेसिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एमसीक्यूज वगैरह बेसिक्स के सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो मतलब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अब इससे कोई बच्चे को ना दुखी होने का जरूरत नहीं है, ये सत्य बोल रहा हूं, सत्य सुनना है। बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है बेसिक्स, क्योंकि वो बच्चे का कनेक्शन टूटा हुआ है, बेनिफिशियल होता है। अपूर्वा, आई नेवर अंडरमाइन द बेनिफिट्स ऑफ बेसिक्स, बट मैं ये बोल रहा हूं सेम बेसिक्स को बार बार रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज बेसिक्स आर बेसिक्स, बेसिक्स आर बेसिक्स, हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते इसमें। डन। अगर आपने ये जर्नल आप नोट डाउन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अगर आपने कर लिया ना, तो हम लोग अपने बुक में, आपको बुक नहीं भी मिली है तो प्लीज चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन सामने सामने दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। अभी लेजर और ट्रायल बैलेंस में नहीं जा रहे, वो धीरे धीरे आएगा। पहले हम सिर्फ ये फर्स्ट काम करेंगे, जर्नलाइज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव। गौरव हमारा बिजनेस एंटिटी चला रहा है, प्रोप्राइटरशिप में ओनर का नाम और बिजनेस का नाम एक भी हो सकता है। तो गौरव बिजनेस चला रहा है, गौरव ने ये सारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन किए, आपको उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। लेजर और ट्रायल बैलेंस वाला काम हम बाद में करेंगे। आपको डेट्स दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। आइए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 1। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 1। इन दी बुक्स ऑफ, कैसे लिखते हैं देख लो, इन दी बुक्स ऑफ गौरव, ये बिजनेस एंटिटी का बुक्स हो गया। हम लोगों को करना है जर्नल। इन दी बुक्स ऑफ गौरव हम लोगों को करना है जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ये लाइन टानने वाला काम एग्जाम में अगर नहीं भी करोगे चलेगा। लाइन टानने वाला काम एग्जाम में करना इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जून के मंथ में। अब जून के मंथ में हमारा पहला ट्रांजैक्शन हुआ 1 तारीख को। क्या बोला, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। 10 लाख रुपए से उसने बिजनेस चालू किया, मतलब बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया, जिसमें 25% अमाउंट वॉज ब्रोरोड फ्रॉम हिज वाइफ।
75% वो खुद से दिया बिजनेस को, 25% वाइफ से बोरो किया, जो फ्यूचर में वाइफ को वापस लौटाना होगा। वाइफ इज नॉट दी ओनर, वाइफ इज दी ओनर का वाइफ, शी इज आउटसाइडर। सर ओनर की वाइफ आउटसाइडर कैसे हुई सर? आउटसाइडर, बिजनेस के लिए सब आउटसाइडर है, ओनर एक अलग है बात, बाकी सब लोग जो अपना पैसा टाइमली चाहते हैं वो सब आउटसाइडर्स है। तो 10 लाख रुपया गौरव ने लगाया, 7.5 लाख रुपया खुद दिया और 2,50,000 वाइफ से लोन लिया गया, बिजनेस में वाइफ से लोन लिया गया। अब इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले बिजनेस में पैसा आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपए का कैश आया। अब ये 10 लाख रुपए का कैश कौन दिया? टू कैपिटल अकाउंट, गौरव मालिक दिया, मालिक 75%, 7.5 लाख रुपया। मालिक अगर पैसा दिया तो बिजनेस का लाइबिलिटी है, उसको लौटाना पड़ेगा, तो ये कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दिया। टू वाइफ्स लोन अकाउंट, टू वाइफ्स लोन अकाउंट, ये भी बिजनेस की लाइबिलिटी है क्योंकि ये पैसा भी मेरे को उसकी वाइफ को चुकाना पड़ेगा समय पर, 2,50,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू वाइफ्स लोन अकाउंट। Being business started with cash from Gaurav as capital and his wife as loan. From Gaurav as capital and from his wife as loan. ये हमने नरेशन लिख दिया, ये हमने जर्नल एंट्री पास कर दिया। किसी बच्चे को ये जर्नल एंट्री में कोई डाउट? किसी बच्चे को जर्नल एंट्री में कोई डाउट? किसी बच्चे को जर्नल एंट्री में कोई डाउट? नो, आगे चले। नेक्स्ट 4 तारीख को क्रोनोलॉजिकली चलते हैं हम। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिकेत 40,000 रुपया, वर्थ 40,000 एट 20% टीडी। टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब उसने बोला 40,000 का माल है, इसका एमआरपी 40,000 है, तेरे को 20% छूट दे रहा हूं। 40,000 पे अगर 20% डिस्काउंट दे दिया तो 8,000 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिए। मेरे को कोई बता मेरे लिए गुड्स का कॉस्ट क्या पड़ा? गुड्स का कॉस्ट क्या पड़ा सर आपके लिए? सर वाइफ तो फैमिली ही है, उसका पैसा वापस क्यों करना है? अपूर्व करना पड़ता है मेरे भाई, लीगली यू हैव टू पे देम बैक। वाइफ का लोन, वाइफ इज नॉट द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द बिजनेस, आपको लीगली उनको पे करना पड़ता है, यू हैव लीगल लाइबिलिटी। ये आप फैमिली रिलेशंस को बिजनेस के साथ, लॉस के साथ इंटैंगल नहीं कर सकते। अगर आपने आपके पापा से भी पैसा लिया है एज अ लोन तो पापा को लौटाना पड़ेगा, भले ही वो आपके पापा हो। सर पापा को लौटाना क्या, पापा छीन लेंगे सर, छीन लेंगे। डन है बात? 40,000 रुपए का गुड्स खरीदा, 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 8,000 रुपए का डिस्काउंट, तो बता गुड्स कितने का हुआ? 32,000 रुपया। 32,000 में बोला 1/5 अमाउंट वॉज पेड इन कैश। 32,000 का 1/5 हमने अभी लौट चुका दिया और बैलेंस हम लोग बाद में चुकाएंगे। 6,400 हमने अभी चुका दिया और जो बैलेंस बचा, बैलेंस 25,600 वो हम बाद में चुकाएंगे। 25,600 वो हम बाद में चुकाएंगे। हमने गुड्स परचेज किया 32,000 का, जिसमें 6,400 अभी चुका दिया, 25,600 हम बाद में चुकाएंगे। तो अगर हमने गुड्स परचेज किया तो जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 32,000, डिस्काउंट माइनस कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट को हम पहले ही माइनस कर देते हैं। कैश पेमेंट किया तो कैश कब हो जाएगा बिजनेस में? कैश अकाउंट क्रेडिट 6,400 एंड 2 किससे खरीदा माल? अनिकेत से। अनिकेत बन गया मेरा क्रेडिटर, मेरा लाइबिलिटी है, मेरे को इसको चुकाना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी आया तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया।
लाइबिलिटी आया, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिकेत, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिकेत and 1/5 paid in immediately in cash, and 1/5 paid in cash। मैंने गुड्स परचेज किया, थोड़ा पैसा कैश में पेमेंट कर दिया और थोड़ा पैसा मैं पेमेंट कर दूंगा बाद में, क्रेडिट में खरीद दिया, बाद में पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट 7 तारीख, कैश परचेजेस 25,000 मैंने परचेज किया कैश देकर। 7 तारीख को परचेज किया तो मेरे पास गुड्स आएगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000। कैश देकर परचेज किया तो कैश वाला एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट 25,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सात तारीख को हमने गुड्स परचेज किया कैश देकर, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट 10 तारीख, सोल्ड गुड्स टू विशाखा, मैंने गुड्स बेचा 30,000 रुपए का 30% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 पे 30% अगर डिस्काउंट दे दिया, 30,000 इंटू 30%, 9,000 का मैंने उसको इमीडिएटली डिस्काउंट दे दिया, यानी माल कितने में बेचा, 21,000 में। इसमें 30% अभी कैश में रिसीव हो गया, तो 21,000 का 30% हो गया 6,300, ये मेरे को कैश में रिसीव हो गया। और बाद बाकी क्रेडिट सेल हो गया, क्रेडिट सेल 14,700, बाद बाकी क्रेडिट सेल हो गया 14,700। मैंने गुड्स बेचा विशाखा को, कुछ पैसा अभी मिल गया, कुछ पैसा बाद में मिलेगा, और सेल टोटल 21,000 का। अगर मैंने विशाखा को गुड सेल किया, विशाखा मेरा डेटर, उससे पैसा लेना है, विशाखा अकाउंट डेबिट, विशाखा अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मेरी इनकम है। सेल्स टोटल हुआ 21,000 का, 6,300 अभी मिल गया और 14,700 मेरे को मिलेगा बाद में। बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाखा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाखा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाखा। आप लिख सकते हो, एंड 30% रिसीव्ड इन कैश। विशाखा अकाउंट डेबिट, विशाखा मेरा डेटर है, उससे पैसा लेना है, एसेट है। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया मेरे पास, एसेट बढ़ा, एंड टू सेल्स, इनकम है, इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया। बोलो ऐसा कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। सिंपल, आगे चले। 10 तारीख के बाद 12 तारीख, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000, हमने कैश जमा कर दिया बैंक में। 12 तारीख को कैश जमा किया, 12 तारीख को कैश जमा किया बैंक में, तो बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा, बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा और कैश वाला एसेट गिर जाएगा। बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश वाला एसेट गिर जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने कैश जमा कर दिया बैंक में तो बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश वाला एसेट गिर जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने कैश जमा कर दिया, मैंने कैश जमा कर दिया बैंक में। इसी का ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट सीधा माइनस कर दिया जाता है। तुम मेडिसिन के दुकान में गई, मेडिसिन तुमने एक परचेज किया, मान लो 100 रुपए का, मेडिसिन के डिस्काउंट, दुकान में जाते हैं तो वो लोग आपको डिस्काउंट देते हैं ना, 10% डिस्काउंट। आपने क्या किया, मेडिसिन वाले को 90 रुपया पेमेंट किया और मेडिसिन लेके आ गए।
अब आपसे घर में पूछा जा रहा है बताओ मेडिसिन कितने में खरीदी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पापा 90 रुपए में खरीदी, उसने मेरे से 90 ही मांगा। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग उसको माइनस करके वैल्यू में सीधा नेट कर देते हैं, हम लोग उसको अलग से कभी रिकॉर्ड नहीं करते। यही है बेसिक्स। ट्रेड डिस्काउंट्स नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सीधा हम माइनस कर देते हैं। सामने वाला मेरे से मांगा ही उतना, तो मैं क्यों उसको पूरा लिख के फिर डिस्काउंट दिखाऊं? जितना मांगा उसी को लिखना सेल्स परचेजेस। नेक्स्ट 15 तारीख अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5500। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया मतलब लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अगर लॉस हुआ है तो हम लोग सीखे लॉसेस को हम डेबिट करेंगे। और मेरा गुड्स कम हो गया बिजनेस से, गुड्स कम हो गया, गुड्स कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। हमारी जर्नल एंट्री लगेगी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। आप इसको लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ये मेरा लॉस है टू परचेसेस, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा 5,500 रुपया। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो मैंने एक लॉस रिकॉर्ड कर लिया 5,500 का, और मेरे 5,500 से गुड्स कम हो गया। तो गुड्स कम हो गया तो परचेजेस को मैंने क्रेडिट कर दिया, एसेट को मैंने क्रेडिट कर दिया, और लॉस है तो मैंने लॉस को डेबिट कर लिया। 19 तारीख रिसीव्ड कमीशन 3,500 रुपया। मैंने कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया मतलब मेरे पास पैसा आया। 19 कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव किया, पैसा आया, कैश बढ़ा तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, और ये कमीशन मेरी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 3,500, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 3,500, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, मैंने कमीशन रिसीव किया, तो एक साइड मेरे पास कैश आया और दूसरा साइड मेरे को इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा कमीशन का। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नंबर 19 के बाद 22 तारीख पेड टू अनिकेत 25,500 इन फुल सेटलमेंट। अनिकेत को पेमेंट किया। एक सेकेंड, अनिकेत मेरे से पाता है 25,600, 25,600 ये रहा। मैंने उसको पेमेंट किया 25,500 इन फुल सेटलमेंट, बोला ये ले 25,500, बात खत्म। जब माल खरीदा था तो उसको देना था 25,600, अब फाइनली सेटल कर रहे हैं 25,500 में। इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। हम लोग अनिकेत को पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अनिकेत अकाउंट डेबिट, हम लोग लाइबिलिटी चुका रहे हैं, लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी। 25,600 की लाइबिलिटी खत्म। टू कैश पेमेंट करना है 25,500, और 100 रुपया उसने छूट दे दी, वो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। हमने जब परचेज रिकॉर्ड किया था तो परचेज डिस्काउंट परचेज हो गया था 25,600 पे क्रेडिटर बनाया था। अब 25,500 पे सल्टा रहे तो 100 रुपए का क्रेडिटर, 100 रुपए का क्रेडिटर हो गया खत्म। वो मेरे को डिस्काउंट के रूप में मिल गया, जो मेरा गेन है, जो मेरा इनकम है। तो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड कर लिया 100 रुपया। बीइंग कैश पेड टू अनिकेत इन फुल सेटलमेंट, बीइंग कैश पेड टू अनिकेत इन फुल सेटलमेंट। आप इस क्वेश्चन के बाद अपने लिए नोट लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। अनिकेत अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई तो मैंने डेबिट कर दिया। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। किसी बच्चे को कोई डाउट? एकदम स्लो स्लो चल रहे हैं। ये सारी जर्नल एंट्री हो सकता है आपको पहले से याद हो, बट मैं समझा समझा के इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप एक बार वो ब्रश अप कर लो कि हाँ ऐसे हमको काम करना है। 22 तारीख के बाद 25 तारीख कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स 1,000 रुपया। कैश चोरी कर लिया गया, कैश चोरी कर लिया गया।
अगर कैश चोरी कर लिया गया तो ये एक तरीके का नुकसान है, आप इसको एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हो, इसको हम लोग कैश डिफल्केशन भी बोलते हैं, कैश थेफ्ट भी बोलते हैं, कैश इंबेजलमेंट भी बोलते हैं। कैश चोरी हो गया तो 1000 रुपए का कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा और एक लॉस हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया ये नुकसान हो गया। जर्नल एंट्री 25 तारीख, कैश थेफ्ट अकाउंट डेबिट। आप कैश थेफ्ट भी लिख सकते हो, डिफल्केशन भी लिख सकते हो। कैश थेफ्ट अकाउंट या डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 रुपए का कैश मिसिंग है तो हमने कैश को कर लिया कम और लॉस कर लिया रिकॉर्ड। हमने कैश को कर लिया कम और लॉस कर लिया रिकॉर्ड। बी कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स। मेरा कैश चोरी हो गया तो कैश चोरी हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कैश बैलेंस कम कर लिया, एसेट कम कर लिया और एक लॉस रिकॉर्ड कर लिया। कैश थेफ्ट या डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 27 रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा 14,500 डिस्काउंट अलाउड 200। मैंने विशाखा से पैसा रिसीव किया, मेरा डेटर विशाखा पेमेंट कर रहा है, पैसा आया और मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया 27 को। पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश वाला एसेट बढ़ गया। डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये किससे आ रहा है? विशाखा से, तो विशाखा वाला डेटर कम हो जाएगा। डेटर एसेट, एसेट कम होगा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट 14,500, 200 का दिया डिस्काउंट, टोटल 14,700। ऊपर अगर मैं विशाखा का अकाउंट देखूं तो मेरे को उससे 14,700 पाना था। 14,700 में 14,500 कैश मिल गया, 200 रुपया मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसने जल्दी पेमेंट कर दिया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा मैं लिख सकता हूं इन फुल सेटलमेंट क्योंकि पूरा हिसाब खत्म, 14,700 ही बाकी था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा इन फुल सेटलमेंट, 14,700 बाकी था, वो 14,700 का पेमेंट आ गया। डिफल्केशन मतलब चोरी होता है आयुष, चोरी। थेफ्ट, थेफ्ट का दूसरा वर्ड है डिफल्केशन, चोरी। एक वर्ड होता है इम्बेजलमेंट, चोरी। ये चोरी के अलग अलग वर्ड्स है, वर्ड्स है इंग्लिश, सिनोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स। लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव 2,400 डायरेक्टली एडेड इन अवर बैंक अकाउंट। मेरे को 2,400 रुपए का इंटरेस्ट मिला, पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आ गया तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा और ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ गया तो डेबिट और इंटरेस्ट हमारा इनकम है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये मैंने सारा जर्नल एंट्रीज पास कर दिया, ये सारा जर्नल एंट्रीज पास कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में 10 कितने ट्रांजैक्शन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रांजैक्शन थे। आप एक बार 11 के 11 ट्रांजैक्शन को चेक कर लो। मैंने सारे ट्रांजैक्शन का आपके साथ जर्नल्स डिस्कस किया है, किसी में डाउट है पूछ लो। अदरवाइज ये हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग डिस्कशन की भैया कैसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो बात हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप 2 मिनट टाइम लेके आराम से इसको रिव्यू कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अकाउंटिंग रूल के हिसाब से सोच लो कि भैया हाँ ऐसे डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आप उसके हिसाब से भी सोच लो। मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं, ये होमवर्क ना आप कोई रफ कॉपी में करना, रफ कर लेना। ये जो क्वेश्चन हमने किया ना,
सारे जर्नल्स तो हमने कर लिए, तो आंसर आपके सामने रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे पहला जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट है, कैश 3 अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वाइस लोन अकाउंट। अब आपको सोचना है कैश रियल अकाउंट, कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट करना है, व्हाट कम्स इन। कैपिटल ओनर का अकाउंट, ओनर पैसा दे रहा है, ओनर इज दी गिवर, तो उसको क्रेडिट करना है। वाइफ्स लोन, लोन वाइफ पैसा दे रही है बिजनेस को, शी इज दी गिवर, तो उसका वाइफ्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सोचना है। मतलब आपको यही क्वेश्चन वापस सोच के एक बार गोल्डन रूल से या वो मॉडर्न अप्रोच से एक बार सोच के देख लेना है कि आपको सारी बात क्लियर है कि नहीं। अगर कोई ऐसा पॉइंट लगता है सर इसमें हम गोल्डन रूल अप्लाई कर रहे थे या मॉडर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे, हम समझ नहीं पाए कैसे होगा, तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, उससे क्लैरिटी आएगा थॉट प्रोसेस में कैसे हम लोग सोचते हैं, उससे एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगा आपको। क्या ये जर्नल का फॉर्मेट सारे बच्चों को समझ में आया, नरेशन सारे बच्चों को समझ में आया? हम लोग जब फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो ऐसे 4-5 सम्स करते हैं खाली जर्नल्स के। इंटर लेवल में 4-5-6 सम नहीं करने, एक सम 2 सम कर लिया, दैट्स इट। हम लोग को हर चैप्टर में जाके जर्नल तो करना ही है, तो वहां जाकर हमको बार बार जर्नल करना है, वो तो हम सीखेंगे ही। तो यहां पे एक आधा कर लेते हैं तो हम लोगों को एक याद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल छुट्टी रहेगा, आपका सैटरडे है, संडे छुट्टी रहेगा, मंडे को हम लोग वापस मिलेंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंडे की क्लास विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं उस दिन डिस्कस करूंगा लेजर। लेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेजर ना सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। प्लीज 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 लेजर अकाउंट की क्लास मिस मत करना, क्योंकि आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में मेरे को लेजर्स आपके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। सर आज कॉस्ट का बुक मिल जाएगा, मैं ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिख दूंगा, अगर जैसे ही बुक आएगा ना मैं लिख दूंगा, आप लोग उस समय आके ले लेना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम में अकाउंट्स का बुक रेडी है, जिनको लेना है वो आके ले सकते हैं। कॉस्ट का बुक आज आने वाला है, अगर आज आ जाएगा मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा, आप आ जाना। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं, टाटा।